नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत जल्द आपको इस चैनल पर सीडीपी के साथ साथ ईवीएस के भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसी सिलसिले में हम आज आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पेपर के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हम एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधे इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने बेसिक शिक्षा हेतु किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था। नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तकला केंद्रित या फिर संगीत कला केंद्रित। तो जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि जो बच्चे होते हैं वे अपने हाथों से कर कर कुछ सीखें या फिर अपने मन से या छोटे औजारों से बनाकर कुछ सीखें। इसको कहते हैं हस्तकला। जी हाँ दोस्तों, हाथों से करना, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, हस्तकला केंद्रित। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब इसमें कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। जी नहीं दोस्तों, यह कोई संशोधन नहीं है, यह एनसीईआरटी द्वारा तय किया गया दस्तावेज है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% राइट आंसर है कि ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। बाकी के ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यही यूनिक और राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, फिर से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना या फिर बच्चों को संवेगात्मक विकास करना। तो जो हमें मैथमेटिक्स या बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसका मतलब होता है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए कितना। 6%, 10%, 4% या फिर 3%। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार है यह बिल्कुल फिक्स चीज है। इसके अनुसार 6% राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन ब्लड बैंक परिणाम था किसका। कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो जो ऑपरेशन ब्लड बैंक था उसका जिक्र किया गया था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। दोस्तों, यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपना टेस्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे आंसर के बताने से पहले अपने आंसर को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैच करिए कि आपके 30 में से कितने नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी कि चारों ऑप्शन सही है लेकिन सर्वोत्तम कौन सा है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि वो सबसे अलग होता है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र होता है उसका मतलब यह होता है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तभी वो शिक्षक उनको जान पाएगा और उनको अच्छे से पढ़ा पाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। सत्तावादी, अधिनायकवादी या फिर अनुमति परक या फिर सुविधादाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुविधादाता। जो बच्चों को क्या प्रदान करे, सुविधा प्रदान करे, तभी बच्चे उससे खुलकर बात कर पाएंगे और टीचर भी उनकी समस्याओं को जान पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही राइट आंसर होगा। एनसीएफ का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है कैसी। तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक तथा व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या फिर निर्देशक
की, तो इसका राइट आंसर होगा सुगमकर्ता की। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुगमकर्ता की होती है, ताकि बच्चों का ज्ञान और आगे बढ़ सके। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि आपको लगातार ऐसे सेट देखने को मिल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है कैसा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमेशा जो शिक्षण होता है और वो हम प्राइमरी बच्चे में देख रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का है, इसलिए हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। अर्थात आपका पहला ऑप्शन सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या फिर प्रगतिशील विद्यालय। तो जो जॉन डीवी थे उन्होंने बताया था कि लैब विद्यालय हम उसे ही कहेंगे जो प्रगतिशील विद्यालय होगा, ताकि बच्चा उसमें लगातार कुछ ना कुछ करके सीखे। जी हाँ दोस्तों, करके सीखने वाले को लैब विद्यालय कहते हैं। इसके अनुसार आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रगतिशील विद्यालय। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है डैश 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 कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पारंपरिक तरीके से, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या फिर सामाजिक रचनात्मक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ है, अलग है और थोड़ा सा हार्ड भी है। तो हम आपको बता दें इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक रचनात्मक। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से अनुभवों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे शिक्षा और भी सुगम और अच्छी तरीके से हो सकती है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक, संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अन्वेषण करें। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हैं तो विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, यानी कि उन्होंने क्या सीखा है, अपनी वो क्या करें, मार्किंग खुद करें कि हमने कितना सीखा है, तभी वो अच्छे सीख पाएंगे। और यही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। अर्थात आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि। दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसको इग्नोर करिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो इन चारों ऑप्शन में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और पाधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ये आपने भी आजमाया होगा और छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ अगर आप अनुभव शेयर करते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं और आप उनका सहयोग करेंगे तो वो और अच्छी तरीके से सीखेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वे वैसा व्यवहार करते हैं। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें एक प्रभावी कक्षा वही होगी जब बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, तभी वो क्लास सबसे अच्छी बन पाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के कारण आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अनुभवों को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए?
तो ये एक क्या है, पृष्ठभूमि है। इसके अकॉर्डिंग शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, आइए इन 4 ऑप्शन को पढ़कर हम पता कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। सेकंड ऑप्शन कहता है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। और चौथा ऑप्शन कहता है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए कि बच्चों को उनकी समझ के अनुसार और अपने ज्ञान को साझा करें। जी हाँ दोस्तों, बच्चे कुछ पूछे, आप अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग उसको सही मार्क दिखाएं ताकि वो और भी अच्छे से सीख सके, क्योंकि शिक्षक अपने जो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, वो बच्चों से शेयर करेगा और बच्चे उनके एक्सपीरियंस से अपने आप में शिक्षा प्राप्त करेंगे और वो आगे जिंदगी में कुछ कर दिखाएंगे। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षार्थियों के ज्ञान के अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि अगर शिक्षार्थी को ज्ञान सही देना है और अच्छा देना है तो एक टीचर को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को, तो दोस्तों अंकों को बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मार्कशीट कोई भी कैसी बना सकता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। जी हाँ दोस्तों, जितना शिक्षार्थी सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, उतनी ही तेज पढ़ेगा और उसका ऑब्जर्वेशन जो है और तेज हो जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, अन्यथा की हालत में आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में कहा गया है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो दोस्तों अभी शिक्षार्थी छोटा होता है, चूंकि प्राइमरी लेवल है, इसलिए अवधारणाओं में अभी कुशल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही राइट आंसर होगा कि शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, तभी आप एक सफल शिक्षक कहलाएंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, अर्थात 3 ऑप्शन आपके राइट आंसर होंगे। बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, या फिर चौथा ऑप्शन अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो दोस्तों हम आपको बता दें अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें क्या शामिल है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों को एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें क्या शामिल होता है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, क्योंकि बच्चे जब अपने हाथों से कुछ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो वो ज्यादा सीखेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है 100% राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है पियाजे और वाइगोत्स्की, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, थर्ड ऑप्शन शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, और चौथा ऑप्शन उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पियाजे और वाइगोत्स्की जी के अनुसार शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि नोट लिखना और उसके बाद बच्चों का याद करना ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, ये सिर्फ रटंत विद्या है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में कहा गया है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो होगी वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हों, यह कुछ सही लग रहा है। इसको आगे और पढ़ते हैं। शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह बाल केंद्रित है क्योंकि वो बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती होगी और सबसे पूछती होगी कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा इसी को कहते हैं कि प्रत्येक बालक के पास शिक्षिका खुद पहुंचे। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं।
एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। जी नहीं दोस्तों, पुरस्कार और दंड ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिवनेस, याद कराना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। याद करना निगेटिव पॉइंट है, ये कभी भी सही नहीं होगा। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना ये भी गलत हो गया। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, जी हाँ दोस्तों, जांच पड़ताल करना यानी कि एक्टिव बच्चा है, प्रश्न पूछना इसमें भी सक्रिय है और वाद विवाद इसमें भी बच्चा सक्रिय होता है, इसलिए ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना यह भी गलत होगा, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। दोस्तों मैं आपको बता दें, बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है वही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि उसका कार्यभार बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक जो होगा वो बच्चों के लिए ही है, उसका कार्यभार तो बढ़ेगा ही। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये भी नहीं होगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चों की भोली अवधारणाएं होती हैं वो शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बना देती हैं, जिससे बच्चा और अच्छी तरीके से पढ़ पाता है और शिक्षक को बच्चे के बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सही आंसर होगा। लेकिन हम सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका पहले ऑप्शन का मतलब ये हुआ वे विधियां जहां अधिगम में, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने में जो सीखने वाला होता है उसकी पहल होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से सीखेगा, और उसका प्रयास होना चाहिए ताकि वो और अच्छे से सीखे। इसका पहला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकंड में कहा गया है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता पात्र हो, शिक्षक केंद्रित हो जाएगी वो तो विधियां, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। जी नहीं दोस्तों, जो परंपरागत तरीका है वो पुराना हो चुका है, इसमें अधिगमकर्ता कम सीखता है और शिक्षक को ज्यादा मेहनत पड़ जाती है। वहां पर जहां पर अधिगम एक्टिव रहेगा ये अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाती है, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट के साथ साथ यूपीएट में भी पूछा जा चुका है। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि वो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, तभी बच्चे अच्छे सीख पाएंगे। ये ऑप्शन लग रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं कि आखिरकार क्या लिखा हुआ है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें अधिनायकतावादी होता है। जी नहीं दोस्तों, शिक्षक कभी नहीं चाहता है कि हमारी कक्षा पूरी कंट्रोल में हो, उसमें बच्चों का ही राज हो ताकि वो अच्छे से सीखें और वो हमेशा एक्टिव रहें। तीसरा कहा गया है सत्तावादी। जी नहीं दोस्तों, सत्तावादी नहीं होगा, इसमें किसी का आदेश चलता नहीं है। चौथा ऑप्शन कहता है सबके लिए मुफ्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित रहता है। जी नहीं दोस्तों, बिना शिक्षक के तो शिक्षा ही नहीं, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा गया है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित एक निगेटिव वर्ड है, कभी भी प्राइमरी लेवल में इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो आपको क्या लगता है, जो अधिगम को सुगम बनाएगा वो खोज को प्रोत्साहन देगा, अर्थात आपका पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा और वो सही भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन करके, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। दोस्तों हम आपको बता दें, पहले हम इन चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे।
अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर जी नहीं दोस्तों, अगर छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए आप पुरस्कार देते रहेंगे तो आप क्लास में पुरस्कार ही देते रहेंगे। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ड्रिल और अभ्यास मेथड क्या होता है कि पहले उसको दिखाएं और सिखाएं, उसके बाद वो अभ्यास करे। इससे भी प्रभावी अधिगम नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे मन लगाएंगे और कुछ बच्चे मन नहीं लगाएंगे। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, प्रतियोगिता से अधिकतर बच्चे एक्टिव रहेंगे, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी और कोई बच्चा ऐसा होगा जो आपके प्रोत्साहन से वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जो दैनिक जीवन होता है उसके साथ संबंधित कर दे। वो ज्ञान हमेशा प्रभावी अधिगम होगा और उससे बच्चे अच्छे सीखेंगे, क्योंकि वो उनकी दैनिक जीवन में शामिल होगा, वो उनकी एक दिनचर्या में शामिल होगा, इसलिए वो और अच्छे सीखेंगे। अर्थात आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कैसा? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर चौथा ऑप्शन व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, ये था सीडीपी का पहला मॉडल पेपर। आप जरूर कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हाँ दोस्तों, हमें जरूर मोटिवेट कीजिए कि आप ऐसे वीडियो और बनाइए, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे और वीडियो बना सकें। लगातार ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास सीडीपी, ईवीएस, हिंदी के लगातार मॉडल पेपर पहुंचते रहें और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके और आप अधिकतर स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।